नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी की रैली से गरमाई सियासत, पेड़ से लटक कर किसान ने की खुदकुशी। बीजेपी ने कहा साजिश, कांग्रेस ने जताया दुख। लोकसभा में उठा नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा, राहुल गांधी का आरोप कॉर्पोरेट दबाव में सरकार, बेरोक-टोक इंटरनेट के पक्ष में संचार मंत्रालय। कल से राज्यसभा का 235वां सत्र, रेल और आम बजट पर होगी चर्चा। भूमि बिल पास कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। अगले साल से जीएसटी लागू होने की संभावना, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। लोकसभा में भी जल्द होगी चर्चा। कोसी इलाके में जानलेवा तूफान, 32 लोगों की मौत। मौसम विभाग का अनुमान, सामान्य से कम रहेगा मानसून। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आज रैली में एक किसान ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। पार्टी ने इस घटना के लिए दिल्ली पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने अस्पताल भी गए। जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली में जुटे थे। रैली के दौरान दौसा से आए किसान ने भीड़-भाड़ के बीच ही पेड़ से लटक कर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक किसान ने बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या की। ये जो भी कम्युनिकेशन हमारा किसी सरकारी संस्था के साथ होता है तो वो हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो किसान की जान बच सकती थी। को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो आतंकवादी से क्या भिड़ोगे? अगर पेड़ पे चढ़ गए होते और उतार दिया होता टाइम से तो बच गए होते। इस हादसे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दलों के नेता राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के अध्यादेश के खिलाफ वो संसद में खड़े होंगे और इसे पारित नहीं होने देंगे। The farmers are being in a sense punished by the Modi government. The Modi government is a government that helps corporates, that is fully focused on helping the corporates of this country. उधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली के दौरान हुई इस आत्महत्या पर सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल, सर, you knew very well that he has died. आपको पता था कि वो मर गया है। जो लोग टीवी पे देख रहे थे उनको भी पता था कि क्या हुआ है और आप तो वहाँ मौजूद थे। उसके बावजूद भी आपने चुप रहना पसंद नहीं की। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। आम आदमी पार्टी की इस रैली से पहले 19 अप्रैल को कांग्रेस ने भी रामलीला मैदान में किसान रैली की थी। इन दलों ने भूमि अधिग्रहण के लिए लाए गए अध्यादेश को किसान विरोधी और कॉर्पोरेट के हित में बताया है। अनु दीवान और मोहम्मद फतेह टीपू के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ एक 1 से 1.5 महीने के दरमियान किसान चर्चा के केंद्र में जरूर है, लेकिन आज की घटना के बाद क्या वाकई दिखता है कि वो दल या वो लोग जो चर्चा कर रहे हैं वाकई वो संजीदा है, संवेदनहीन है, संवेदनशील है? फिर देखिए, आज की घटना इस मायने में अलग है कि किसी राजनेता की सभा चलती है, सभा के बीच में आत्महत्या हुई, वरना इस देश में हजारों नहीं लाखों आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। और किसान जो है वो कई कारणों से, अपनी मुफलिसी की वजह से, फसल खराब होने की वजह से, और कई दफा तो फसल ज्यादा होने की वजह से। अभी आपने बंगाल में पढ़ा होगा कि आलू जो है वो उनको ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद भी जितनी लागत है वो लागत नहीं वसूल हो पाती है, तो भी उनके लिए जीना मरना जो है एक सवाल खड़ा हो जाता है। पर यहाँ पर संवेदनशीलता की जो बात आपने कही, मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि जब उनको खबर हो गई, सभा में चीज होती है, मृत्यु जो होती है अगर आपके आयोजन में हो गई है, उससे त्रासद बात नहीं हो सकती। और आखिर आप किसान के लिए बात करने के लिए गए हैं, तो वो मंच पर अपनी बात कह करके संक्षेप में कि इस तरह से हम लोग
जूझना चाहते हैं और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन चूंकि इस तरह से ये हादसा हो गया है इसलिए हम इस सभा को अभी खत्म करते हैं। और वो खत्म कर देनी चाहिए थी, तो शायद ही उनके ऊपर 2 पंक्तियां और बोल देने के लिए कि हम खत्म कर रहे हैं उंगली उठती है। लेकिन अगर आप सभा जारी रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनको फिर अब इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। उनके साथ मुश्किल ये हो गई है चुनाव जीतने के बाद। अभी एक कार्यक्रम में मैं गया था, आशुतोष की किताब का आयोजन था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जैसा हूं मुझे इसकी परवाह नहीं, लोग मुझे ऐसा ही पसंद करते हैं। ये एक तरह का कहना चाहिए कि जो अहंकार है जिसके लिए पहली सभा में उन्होंने कहा था कि होना नहीं चाहिए, वो अपने उसमें इतने मगन हो गए हैं कि उनको लगता है कि मैं जो भी करूंगा लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है हम आपको पसंद करते हैं। ये गलतफहमी की बात है। ये चीज जो हुई है, और जबकि मैं मानता हूं कि संवेदनशील है, उनको दुख नहीं हुआ होगा ऐसा कहना अपनी सभा में एक किसान के मरने का, ये मैं नहीं मान सकता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप में चूंकि जरूरत से ज्यादा एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है, तो उस वक्त आपका विवेक साथ नहीं देता है, वरना आप उसमें रैलियां होती रहती हैं, सभाएं होती रहती हैं। आपने वैसे इतनी देर से की है, यानी राहुल गांधी विदेश से आके कर गए, तब आप तो दिल्ली में बैठे थे, पहले भी कर सकते थे। क्योंकि लोगों ने यहाँ तक कहा ओम जी कि यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जब दिल्ली में बिजली की समस्या थी, पोल पर चढ़कर मीटर के तार जोड़ना, काटना, कनेक्शन को लेकर, सीवर लाइन को लेकर खुद एक्टिव रोल पर देखते थे जब तक वोट लेने की कवायद थी। तो क्या आम आदमी पार्टी दूसरे दलों की है कि सामने मंच के सामने किसान आत्महत्या कर रहा होता है, मंच पर नेता माइक से अनाउंस कर रहे होते हैं, और आत्महत्या के बाद उसके बाद मैं कहूं कि जिस तरह की परपाटी रही है राजनीति की, वो आगे बढ़ती दिखती यहाँ पर भी। देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो लोग वहां खींच रहे हैं। अजीब बात ये भी लगती है कि सिर्फ केजरीवाल को दोष देना जो है, मैं मानता हूँ वो भी उचित नहीं है। पुलिस और मीडिया तो बराबर, मतलब जितनी तस्वीरें मैंने देखी हैं उनमें लगातार वो जो मृतक गजेंद्र सिंह है वो काफी देर तक उसको बहुत लोग कुतूहल से देख रहे हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो अगर इतना आपकी नजर में व्यक्ति है और जिस वक्त वो अपने गले में फंदा लगा रहा है तो उस वक्त शोर मचता है और बहुत मुश्किल नहीं होता कि कोई जाकर के उसको बचा ले या मरने न दे। तो मेरा मानना यह है कि संवेदनशीलता जो है वो केजरीवाल के साथ में और भी जो हमारे संगठन है, खासकर पुलिस के जो लोग हैं उनको तो मतलब वो नजर रखते हैं, और खासकर जब कोई वीआईपी बोलता है तो उनकी नजर हर तरफ रहती है। मैं यही समझना चाह रहा था कि जब इस तरह की रैली हो, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहां पर कई सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार के मौजूद हों और पेड़ों पर लोग चढ़े हुए हैं, क्या किसी तरह का कोई सिक्योरिटी चेक या फिर कोई, मैं कहूं कि प्रशासन की नजर नहीं रहती ऐसे मसलों पर कि भाई कभी भी कोई अटैक भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान है, कोई शख्स किस तरह से हमला कर सकता है, या फिर वो खुद अपने को मौत के गले लगा रहा हो? ये पुलिस की बड़ी विफलता है। मतलब लोग तो वहां होते हैं, सुरक्षा देखिए, केजरीवाल खुद कहें कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए तो उनके इर्द गिर्द सुरक्षा जो उनको बांध के रखती है वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि पुलिस अपना जिम्मा भूल जाती है। वहां निश्चय कितने लोग शादी वर्दी में रहे होंगे, इंटेलिजेंस के लोग भी रहते हैं, तो पेड़ के ऊपर जो लोग है मौजूद उन पर नजर इसलिए रहती है कि उनमें तो कहीं किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है। तो एक व्यक्ति संदिग्ध जो है, अगर उसका आचरण हो रहा है और वो आत्महत्या की तरफ मुखातिब है, वो तुरंत जो है, क्योंकि पुलिस किस तरह से फुर्ती से हरकत में आती है, अगर आना चाहे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर तो वही नहीं, वहां पर तो बाकायदा देख रहे हैं, वो अपना गले में फंदा डाल रहा है, फिर वो टंग रहा है और तस्वीरें उसकी दिखाई जा रही हैं। तो वो जो चीज है, मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस खासकर जो है वो उस पर तो आंच आती है। केजरीवाल के ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान गया क्योंकि उन्होंने सभा को जारी रखा। मैं मानता हूं कि सभा जारी उनको नहीं रखनी चाहिए थी, बल्कि संक्षेप में मैंने पहले भी कहा, ये राजनीति अगर ठीक से करें, आप बोल सकते थे, और आप कहते कि मतलब वो आखिर भाजपा राजस्थान से आया हुआ किसान था और हो सकता है कि उस वक्त उनको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन एक किसान ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। हम इस सभा को अब जारी नहीं रखते, इन्हीं किसानों के लिए और इसी मुद्दे को यहाँ उठाने के लिए आए थे, पर फिर कभी उठाया जाएगा तो मेरे ख्याल में लोग जो है वो उनको और पसंद करते, जिस किस्म की राजनीति वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति का उनका जो तेवर है वो बदल रहा है, बाकी पार्टियों की तरह होता जा रहा है। लेकिन एक और चीज ओम जी, जो समस्या की मैं कहूँ जड़ है, जिसके चलते किसान ने आत्महत्या की है, फिर कई और किसान अलग राज्यों में आत्महत्याएं कर रहे हैं, तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां, क्या आपको लग रहा है वाकई उसकी समस्या के निदान और उपचार के लिए संजीदा दिख रही हैं जिस तरह की चर्चा है, या फिर महज एक टूल एक इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को अपनी बढ़त या फिर अपनी जमीन को बचाने और मजबूत करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस्तेमाल कर ही रही है। उनकी जमीन जो है, जिस तरह से कानून लेके आई है ऑर्डिनेंस के जरिए, हर कोई जानता है कि ऐसी कोई आफत नहीं थी।
और जिस किस्म के कायदे उसमें शामिल किए गए हैं, उससे जाहिर है कि आप किसी भी तरह से जमीन लेना चाहते हैं, उनका कोई हक किसान के पास छोड़ना नहीं चाहते। और वो जो जमीन, चाहे प्रधानमंत्री कहते हो कि मुझको अंबानी को नहीं देनी है, तो उन्होंने अंबानी का नाम तो लिया, अडानी का नाम नहीं लिया है, पर हम मान लेते हैं कि अंबानी को भी नहीं देनी है, अडानी को भी नहीं देनी है। लेकिन जिन व्यापारियों के पास में जाएगी और अंततः वो उनका जो उसका लाभ है वो कॉरपोरेट को ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर कांग्रेस जो है, जो अचानक मसीहा बन गई किसानों की, तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वक्त ही जो है कानून बने हैं, कांग्रेस के वक्त ही भूमि अधिग्रहण सबसे पहले शुरू हुआ था, ये तो उसका विस्तार है। तो कांग्रेस जो है वो किसानों की खैर ख्वाह हो, ये भी हम नहीं मानते। और तो जो चरण सिंह के वंशज हैं और जो वहीं से आंदोलन से निकल के आते हैं, उन्होंने कौन सा किसानों के लिए आंदोलन किया है? दिलचस्प बात यह है कि जो सचमुच किसान नेता हैं, चौटाला जो हैं, ये लोग तो आते ही वहां से है ना, किसानों के बीच से। शरद पवार, ये लोग आते ही वहां से हैं। तो वो लोग जो है वो आंदोलन अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका अचानक जो है वो सरोकार हो गया है। मुझको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां, पर हाँ केजरीवाल जो है, मुझे उम्मीद थी कि केजरीवाल का सरोकार जो है वो इन तबकों के साथ में है और वो पारदर्शिता की बात करते थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा इस पे भी संदेह खड़ा हुआ गया। और एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचा है, मुआवजे को लेकर मैं कहूं कि राजनीति हो रही है, केंद्र और राज्य अलग अलग तरीके से इसे अपने मापने और आंकने में लगे हुए हैं, किसानों की फसल के नुकसान को और अपने राजनीतिक नफा नुकसान को भी। लेकिन जिस तरीके की देरी हो रही है, जिस तरीके का कंफ्यूजन बना हुआ है, क्या वो भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते किसान आत्महत्या लगातार कर रहे हैं? और कोई एक, मैं कहूं कि राहत या फिर उम्मीद भरी जो नजर थी दलों की हो, चाहे वो राज्य सरकार के हो, राज्यों के हो, चाहे फिर केंद्र के हो, वो पूरी करते नजर नहीं आ रहे? किसान को एक तो ये लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं है। देखिए, किसान तत्काल उसको कोई ना कोई राहत चाहिए। वो किससे बात कर सकता है? अगर उसको लगे कि जो सरकार केंद्र में है या राज्य में है, वो राज्य या केंद्र की सरकारें हैं, उनकी नीतियां किसान के खिलाफ हैं, तो किसान का दिल आधा तो वहीं पे टूट जाता है। वो सब समझता है कि ये जो नीतियां हैं ये हमें दबाने के लिए या हमारे खिलाफ हैं। और उसके बाद जो उसको तात्कालिक राहत चाहिए, ये भली कितना ही कहें कि हम कर्जे माफ कर देंगे वगैरह, उससे नहीं होता। वो आप जो कर्जे माफ करने की जब नौबत आती है, तब तक तो वो आत्महत्या कर चुका होता है। तो ये जो नीतियां हैं, वो नीतियां, उसका जोर शोर से प्रसार बहुत किया जाता है कि देखिए हम किसान का हित चाहते हैं, और किसान की तरफ से बात करने वाले जो लोग हैं वो अक्सर इनकी सरकारों में शामिल हो जाते हैं, मंत्री पद के लिए और तरह से, बोर्ड मेंबर्स के तौर पर। तो वो लोग बात कर नहीं सकते। अब किसान जो है वो सीधा सरकार से बात कर सके। आप देखिए, गांव किसान जिन जगहों पे अपना खेती करता है, उसका कहाँ संपर्क होता है? वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे सरपंच से बात कर ले तो भी बड़ी बात है। और वहां पर करप्शन इतना ज्यादा है कि जो राहत पहुंचती है वो भी शायद उसे मिल नहीं पाती है, फिर बिना पैसे के नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया ओम थानवी साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नए रोल में राहुल गांधी, येचुरी बने सीपीएम महासचिव। क्या बदलेगी राजनीति? देखिए देश देशांतर, राहुल येचुरी की नई पारी, आज रात 8:30 बजे। Showcase your concern and commitment towards environment through films. Inviting entries from filmmakers for the 8th CMS Vatavaran International Film Festival. Last date for entries is April 22nd, 2015. Brought to you by broadcast partner Rajya Sabha TV. Visit our website www.cmsvatavaran.org for more details. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो बिना भेदभाव के सबको इंटरनेट उपलब्ध कराने के पक्ष में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आज नेट निरपेक्षता का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट कंपनियों के हितों के मद्देनजर सभी को इंटरनेट की उपलब्धता पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि वो इंटरनेट की आजादी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को इंटरनेट सुविधा देने की पक्षधर है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूप से लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो। हमारे प्रधानमंत्री का हमें निर्देश है कि हम सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहते, हम मोबाइल गवर्नेंस चाहते हैं कि मोबाइल लोगों के हाथ में गवर्नेंस उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है, इंटरनेट सबों के लिए, सबका होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंटरनेट निरपेक्षता पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये नोटिस नामंजूर कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नेट निरपेक्षता खत्म करके इसे उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. राहुल गांधी ने टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिशें लागू नहीं करने की मांग की। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक कमेटी गठित की गई है जो मई के दूसरे हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि ट्राई इस मुद्दे पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। उधर आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़ी संस्था नेस्कॉम ने भी कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी के जरिए सभी को इंटरनेट की आजादी होनी चाहिए। A lot of opinions have been expressed in favor of net neutrality, and let me make it very clear that NASSCOM and the IT industry is very much in favor of net neutrality. दरअसल नेट न्यूट्रलिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट पर जाने की आजादी देना शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद के इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक की। दिल्ली में हुई इस बैठक में करीब सभी राज्यों से मिले समर्थन के बाद वित्त मंत्री ने संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी से जुड़ा बिल पारित करने का ऐलान किया। The bill has already been introduced. I'll be giving notice of it being taken up for discussion in the Lok Sabha. It's a constitutional amendment. It needs the support of 2/3 members of both houses of parliament, and thereafter ratification of the states. तमिलनाडु ने अब तक टैक्स दरों में सहमति नहीं बनने का मामला उठाया। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ किया कि अगले साल मार्च तक जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। Work of the subgroups has been going on. Some interim reports, etc., have been submitted, and we are trying our best to work up to an endeavor where, with the support of the IT backbone which is being created, we try and maintain the target date of 1st April 2016. जीएसटी को आजाद भारत में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके कानून बनने के बाद राज्यों पर अलग अलग दर से लगने वाले कई टैक्स खत्म हो जाएंगे और भारत को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार दूसरे साल मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज इस साल मानसून से जुड़े पहले अनुमान जारी किए। अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सबसे कम बारिश होगी। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक इस साल औसत 93% बारिश होगी। सूखे की आशंका पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया। मानसून सामान्य से कम रहने की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरी एजेंसियों को दे दी गई है ताकि समय रहते सभी तैयारियां की जा सकें। भारत में जून से सितंबर के बीच पूरे साल की 3/4 बारिश होती है। देश की आधी खेती मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। बेमौसम बारिश के चलते रबी की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा और ऐसे में मानसून के सामान्य से कम रहने पर खरीफ फसलों की पैदावार भी कम हो सकती है। Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 93% of the long period average. That there is a 35% probability of monsoon rainfall to remain below normal. बिहार के कोसी इलाके में बीती रात आए चक्रवाती तूफान में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। तूफान से 80 लोग घायल हुए हैं और इसके कहर से हजारों घर और फसलें बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं।
बाढ़ की मार झेलने वाले बिहार के कोसी इलाके में भयंकर चक्रवाती तूफान ने मंगलवार रात कहर बरपाया। इससे पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में हजारों घर तहस नहस हो गए। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्णिया जिले में मचाई। उसका सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा हूं। कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता दी जा रही है और भी बाकी इसके लिए जो भी राहत का कार्य है वो चलाया जाएगा और जो भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन करने का निर्देश दिया गया। तूफान से घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इलाके में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ लगातार संपर्क में है और केंद्र सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी। मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। मृतकों की कुल संख्या 32 है। पूर्णिया में 25, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 1 और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा, इसको हम एक्स ग्रेशिया कहते हैं, अनुदान कहते हैं, वो भुगतान किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान नेपाल की तरफ से आया था। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बिहार के कोसी इलाके में हर साल इसी तरह का तूफान आता है जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधता पर सोमवार से सुनवाई शुरू करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और जजों की नियुक्ति को लेकर बने कानून की संवैधानिक वैधता पर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई हाई कोर्ट में खाली हो रहे न्यायाधीशों के पद भरने को लेकर भी केंद्र से सुझाव मांगे। इस मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस JS कहर ही करेंगे। मंगलवार को जस्टिस कहर ने इस मामले की सुनवाई करने पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए थे। व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हितों के टकराव के मुद्दे पर इस मामले में कोई भी जज नहीं बदला जाएगा। भारत समेत एशियाई और अफ्रीकी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर बड़े कड़े कदम उठाने की बात कही है। एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुधार की बात भी उठाई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कर रही हैं। ये सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुगु में हो रहा है, जहां 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। सम्मेलन के बाद 1961 में एक संस्था के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, जिसमें भारत की अहम भूमिका थी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन संसद में व्यस्तता की वजह से वो नहीं जा सके और उनका प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज कर रही हैं। नेपाल में आज एक सड़क दुर्घटना में 17 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 28 घायल हो गए। हादसा काठमांडू से 75 किलोमीटर दूर हुआ। 45 यात्रियों को लेकर आ रही बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गुजरात के ये श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर गोरखपुर लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 100 कैरेट का दिलकश हीरा 2 करोड़ 21 लाख डॉलर यानी 1 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा में नीलाम हुआ। नीलामी घर सोथबी के मुताबिक सफेद रंग का यह हीरा अखरोट के बराबर है। इसकी चमक बेजोड़ है और उसमें कोई कमी नहीं। यह हीरा दक्षिणी अफ्रीका की कंपनी डी बीयर्स की खानों से निकाला गया है। पिछले 25 वर्षों में 100 कैरेट से ज्यादा के सिर्फ 6 हीरे नीलाम हुए हैं। 2 साल पहले जिनेवा में पिंक स्टार नाम का हीरा अब तक का सबसे महंगा हीरा था, जो 8 करोड़ 30 लाख डॉलर में बिका था। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।